पॉलिटिकल स्टडीज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हम राजनीतिक सिद्धांत के एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। आप चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हों, सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप पीएचडी के एंट्रेंस पेपर की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, इन सभी एग्ज़ाम्स में आपको जो है नागरिकता से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैंने ये जो लेक्चर है उसे सिटीजनशिप का ये जो लेक्चर है, इसमें मैंने उन सभी पर्सपेक्टिव को शामिल किया है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने डेमोक्रेसी के ऊपर 2 लेक्चर लिया था, जिसमें पहले मैंने डेमोक्रेसी क्या है उसको डिटेल्ड में समझाया, डेमोक्रेसी से रिलेटेड जितने थिंकर हैं उनको मैंने समझाया था, और फिर सेकंड वीडियो जो बनाया था वो फैक्ट बेस्ड थी, जिसके अंदर एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल नॉलेज था या फिर फैक्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते थे उनको मैंने जो है डिटेल्ड में डिस्कस किया था। अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में भी हम ऐसे ही करने वाले हैं सिटीजनशिप के बारे में। पहला ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा सिटीजनशिप का, नागरिकता का, इसमें मैं आपको जो है सिटीजनशिप क्या है, सिटीजनशिप से रिलेटेड जो मेजर थिंकर्स हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उनके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। और जो दूसरी वीडियो आएगी यानी नागरिकता का जो पार्ट सेकंड आएगा, उसमें मैं फैक्ट बेस जितने भी फैक्ट रहेंगे उनको मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, आप सबको पता होगा नागरिकता का जो टॉपिक है वो आज के समय पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यदि अभी इंडिया में देखा जाए तो आपको नागरिकता से रिलेटेड जो भी मुद्दा चल रहा है, बांग्लादेशी से चाहे वो आए हुए प्रवासी हो या फिर हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे जो भारत में आए हुए नागरिक हैं, जो वहाँ के लोग यहाँ पर आ जाते हैं प्रवासी के रूप में, और फिर सिटीजनशिप का जो मुद्दा चलता है कि इन्हें भारत का नागरिक माना जाए या ना माना जाए, या फिर वो अपनी तरफ से बहुत सारे ऐसे एविडेंस देते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन हमारी भारतीय सरकार जो है उनको एक्सेप्ट करे या ना एक्सेप्ट करे, इसको पूरी तरीके से वेरीफाई करने के बाद ही उनको सिटीजनशिप दिया जाता है। इस वजह से ही नागरिकता का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो इस वीडियो में हम नागरिकता को डिटेल्ड में समझते हैं। तो नागरिकता, सबसे पहले ये सवाल आता है कि नागरिकता कहाँ से एमर्ज हुआ या फिर इसकी उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ से हुई। तो आप सभी को पता होगा अरस्तु, पॉलिटिकल साइंस की जब भी हम बात करते हैं तो अरस्तु जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस के पिता माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? फादर माने जाते हैं किसके? पॉलिटिकल साइंस के। और अरस्तु जो हैं उन्होंने अपनी बुक पॉलिटिक्स, बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी पॉलिटिक्स, इससे क्वेश्चंस जो है आपके बनते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ में भी कई बार इसे पूछा गया है। तो पॉलिटिक्स इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 8 भागों में लिखी गई है। कितने भागों में? 8 भागों में इनकी बुक पॉलिटिक्स लिखी गई है। तो पॉलिटिक्स के अंतर्गत ही सबसे पहले नागरिकता के बारे में डिस्कस किया गया। किसने? अरस्तु ने डिस्कस किया कि नागरिक कौन होंगे। तो सर्वप्रथम नागरिकता का जो विचार है वो हमें यूनानी युग में अरस्तु के विचारों में देखने को मिलता है, जिन्होंने अपनी बुक पॉलिटिक्स के अंतर्गत नागरिकता संबंधी विचार प्रस्तुत किया था। लेकिन अभी जो वर्तमान समय में नागरिकता का मुद्दा है या नागरिकता कैसे मिलती है लोगों को, वो नागरिकता और जो अरस्तु ने नागरिकता प्रस्तुत की थी या नागरिक कौन होंगे इसके बारे में बताया था, इसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैसे? हम देखते हैं। इन्होंने केवल उन्हीं लोगों को नागरिक माना जो कि शासन सत्ता में भागीदारी करते थे। यानी कि उस समय जो यूनानी नगर राज्य थे, आपको पता होगा यूनानी नगर राज्य जो होते थे वो बहुत छोटे होते थे। उसमें केवल, अगर प्लेटो का जो नगर राज्य था या अरस्तु ने जो नगर राज्य के बारे में बताया, उसमें 5050 की जनसंख्या में एक नगर हो जाता था। कितना? एक नगर, या फिर राज्य मान लेते हैं इसे, नगर राज्य। 5050, 5040 ऐसी जनसंख्या को पूरा एक नगर या फिर एक राज्य मान लिया जाता था। अब इसके अंदर जो है, पिछली वीडियो में बताया था डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी, तो लोकतंत्र
हो पाना यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो पाना भी यहाँ पे संभव होता था। अब इसी के अंदर अगर हम नागरिकता को देखा जाए तो अरस्तू ने जिस नागरिकता की बात करी, तो इसमें जितने लोग हैं ये 5050 लोग जो हैं वो सभी नागरिक नहीं हो सकते। इसके अंदर अरस्तू कहते हैं केवल वही लोग नागरिक होंगे जो शासन सत्ता में भागीदारी करते हैं, यानी इस पूरे 5000 लोगों को चलाने में जो लोग यानी कि शासन करने में जिनकी भागीदारी होती है, केवल वही अरस्तू के अनुसार से नागरिक होंगे, बाकी सब लोग जो है वो नागरिक नहीं हैं। इसे नागरिक गणतंत्रवाद और सक्रिय नागरिकता का विचार भी कहा जाता है। अब आप ये पॉइंट जो है वो नोट करें कि नागरिक गणतंत्रवाद का जो विचार है वो किसने, अरस्तू ने दिया है नागरिकता के संबंध में, और जो सक्रिय नागरिकता है इसे भी अरस्तू ने कहा है। इसी शासन सत्ता या अरस्तू का जो विचार है नागरिकता संबंधी, उसे नागरिक गणतंत्रवाद और सक्रिय नागरिकता भी कहा जाता है। यूनानी युग अरस्तू में नागरिकता केवल मालिक और शासक के लिए ही उपलब्ध थी, यानी अरस्तू ने जिस नागरिकता की बात करी वो केवल शासन सत्ता यानी जो लोग मालिक हैं वहाँ पे शासन में हैं और जो शासक हैं वही केवल नागरिक हैं। किसके अकॉर्डिंग, अरस्तू के अनुसार। ये इनकी बहुत फेमस किताब है पॉलिटिक्स, ये 8 भागों में विभाजित है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब नागरिकता का डायमेंशन कैसे बदला उसे हम समझते हैं। इसके बाद नागरिकता को संपत्ति, शिक्षा और राज्य को कर देने वाले जो लोग हैं उनके साथ जोड़कर देखा जाने लगा, क्योंकि समाज में केवल इन्हीं को जो है मत अधिकार दिया गया और इन्हें ही नागरिक माना गया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे नागरिकता का ये जो विचार था वो बदलता गया। अब समाज के अंदर जो संपत्तिशाली व्यक्ति हैं या फिर जिनके पास अधिक संपत्ति है या फिर जो लोग शिक्षित हैं जिनके पास शिक्षा अधिक है और जो लोग राज्य को अधिक कर देते हैं, जो लोग क्या राज्य को अधिक कर देते हैं, उन्हें नागरिक माना जाने लगा। और ये जो है मत अधिकार भी उनको दिया गया कि आप जो लोग शासन सत्ता को चलाएंगे उनको चयन कर सकते हैं। मत अधिकार का भी विषय इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग नागरिक होंगे उन्हें कुछ अधिकार और दायित्व उनका बना रहेगा, यानी उनको राज्य के द्वारा कुछ अधिकार दिया जाएगा और राज्य के प्रति उनके कुछ दायित्व होंगे। तो मत अधिकार भी जो है वो एक तरीके से अधिकार है जो राज्य द्वारा नागरिक को मिलता है। अब आधुनिक युग में नागरिकता का विचार जो है वो वैधानिक और कानूनी रूप से प्राप्त होने लगा। लेकिन अब क्या हुआ, आधुनिक समय में यदि हम देखें तो नागरिकता ऐसी हो गई है, वो वैधानिक हो गई है, कानूनी हो गई है। अब आपके पास संपत्ति है या नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप पर्टिकुलर एक देश में एक समय से रह रहे हैं और वहीं पर आपका जन्म हुआ है या आप उसकी जो नागरिकता संबंधी जो क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल करते हैं, तो आप जो हैं उस देश के नागरिक माने जाएंगे। ये क्या हो गया, ये आपका वैधानिक हो गया, जो कि अभी वर्तमान समय में चल रहा है। अब राज्य के सदस्य कौन नागरिक हैं और कौन नहीं है, इसे कानून के द्वारा तय किया जाएगा या फिर तय किया जाने लगा, और इसके माध्यम से ही उन्हें कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए जो बाकी अन्य विदेशियों या फिर जो गैर नागरिक लोग हैं उन्हें प्राप्त नहीं होते। जैसे कि मत अधिकार, जो लोग विदेशी हैं वो अगर यहाँ पर आते हैं तो उनको जो है कुछ अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन मत अधिकार जैसे मूलभूत चीज़ें नहीं दी जाएंगी। वर्तमान में नागरिकता को मत अधिकार करदाता के रूप में भी देखा जाता है। साथ ही अब नागरिक होने के नाते राज्य में उन्हें कुछ मौलिक अधिकार और राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया था। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक नागरिकता से रिलेटेड जो पॉइंट थे उसे आप समझ पाए होंगे कि नागरिकता कैसे स्टार्ट हुई और वर्तमान समय में नागरिकता क्या है। अब हम नागरिकता से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट थिंकर्स को देखेंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। सबसे पहले जो हमारे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं हिटर। हिटर नागरिकता को कैसे परिभाषित करते हैं उसे हम समझते हैं। नागरिकता की अवधारणा प्राचीन यूनानी में व्यक्तियों की हैसियत में विभेदीकरण के
साधन के रूप में पनपी थी। ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा हिटर मानते हैं। जबकि आधुनिक काल में यह उनकी हैसियत में समानता लाने के एक साधन के रूप में है। हिटर जो है इनका बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उन्होंने जो नागरिकता से रिलेटेड सिद्धांत दिया है वो है बहुआयामी या फिर बहुभागी, मल्टीपल सिटीजनशिप की ये बात करते हैं। कौन? हिटर। आप इसे ध्यान में रखिए कि जहाँ भी आपको बहुआयामी या बहुभागी यानी कि मल्टीपल सिटीजनशिप की बात की जाए तो वो हमारे हिटर हैं। हिटर के ये कुछ इम्पॉर्टेंट किताबें हैं। सबसे पहली इनकी बुक है अ हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप। सेकंड है इनकी व्हाट इज सिटीजनशिप। थर्ड है इनका वर्ल्ड सिटीजनशिप कॉस्मोपॉलिटियन। ये जो वर्ड है कॉस्मोपॉलिटियन, ये एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। अब कॉस्मोपॉलिटियन आप फाइनल ईयर में अगर ग्रेजुएशन आप कर रहे थे, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, उसके अंदर अगर आपने सिटीजनशिप एक पेपर के रूप में पढ़ाया गया था, अगर आपने उस पेपर को पढ़ा होगा तो वहाँ पर कॉस्मोपॉलिटियन यानी कि सार्वभौमिक नागरिकता, सार्वभौमिक नागरिकता, इससे जुड़ा हुआ पूरा एक चैप्टर था। तो आप वहाँ से इसको जोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बेसिकली कॉस्मोपॉलिटियन वर्ड जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब सार्वभौमिकता होता है, सार्वभौमिक नागरिकता की बात होती है। तो ये हिटर इससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ब्लैकवेल विश्वकोश के अनुसार यदि हम देखें तो नागरिकता को इन्होंने राज्य की पूर्ण और उत्तरदायी सदस्यता की संज्ञा दी है। हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा टी.एच. मार्शल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। टी.एच. मार्शल से आप मान के चलें तो सिटीजनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो टी.एच. मार्शल से बनते ही बनते हैं। लास्ट टाइम अगर हम CUT PG में देखें तो इनकी ये बुक पूछी गई थी। इसके अलावा नागरिकता से रिलेटेड ये कोटेशन दिया गया था कि नागरिकता को जो है राजनीतिक समुदाय की पूर्ण सदस्यता के रूप में कौन देखता है, तो वहीं से मैंने इसको उठाया है। तो ये टी.एच. मार्शल हैं जिन्होंने नागरिकता को एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण सदस्यता के रूप में वो देखते हैं, किसे? सिटीजनशिप को। इसके अलावा इनकी मुख्य किताबें हैं जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आपको ये बुक जो है आपको रिपीट होती नज़र आएगी। इसके अलावा ये किताब भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछी गई है, क्लास सिटीजनशिप एंड सोशल डेवलपमेंट। इसके अलावा ये तीसरी किताब है, ये एग्ज़ाम्स में नहीं पूछी गई है लेकिन फिर भी मैंने टी.एच. मार्शल की ये किताब है, इसको यहाँ पे लिखा है, सोशल पॉलिसी। इसके अलावा चार्ल्स टिली हैं। चार्ल्स टिली को हम देखते हैं। इनके अनुसार नागरिकता को व्यक्तियों और राज्य के अभिकर्ताओं यानी कि एजेंट्स के बीच संचालन सौदा, ट्रांजैक्शन की एक सतत श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया है। इनकी मुख्य किताबें हैं ड्यूरेबल इनइक्वालिटी, सोशल मूवमेंट, द पॉलिटिक्स ऑफ कलेक्टिव वायलेंस। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। कलेक्टिव वायलेंस की बात यदि की जाए तो कलेक्टिव वायलेंस की बात कौन करता है? चार्ल्स टिली करते हैं। यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे ही कि कोई भी बुक होती ही उसके मेन कीवर्ड को जो है वो उठा लिया जाता है और वन लाइनर में डाल दिया जाता है या फिर मैच द फॉलोइंग में उठा के डाल दिया जाता है और साइड में आपको जो है थिंकर्स दे दिया जाता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है या विचार है ये इससे कौन जुड़ा हुआ है या ये विचार किसने दिया है। तो ऐसे ही ये कलेक्टिव वायलेंस अगर देखा जाए तो ये हमारे चार्ल्स टिली ने दिया है या फिर ये इससे जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर विल किमलिका की बात की जाए। विल किमलिका वैसे तो बहुसंस्कृतिवाद से जुड़े हुए हैं। किससे? बहुसंस्कृतिवाद, बहुसंस्कृतिवाद। लेकिन यहाँ पर नागरिकता संबंधी उन्होंने कुछ विकास के कारण बताए हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया है। तो हम समझते हैं उन्होंने प्रमुख घटनाओं को नागरिकता की संकल्पना के लोकप्रिय होने के कारण मानते हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है उनका संयुक्त राज्य में अमेरिका में मतदाताओं की बढ़ती उदासीनता और दीर्घकालिक रूप में कल्याणकारी राज्य पर बढ़ती हुई निर्भरता।
इसको पहला मुख्य कारण माना है नागरिकता के विकास होने का, कि नागरिकता कैसे कैसे फैली। और दूसरा है उनका पूर्वी यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलनों का पुनः उभार। तीसरा है थेचर के कार्यकाल में इंग्लैंड में कल्याणकारी राज्य के खिलाफ नीतियाँ। स्वैच्छिक नागरिक सहयोग पर निर्भर पर्यावरणीय नीतियों की नाकामी, ये इनका तीसरा कारण है। और चौथा है वैश्वीकरण के खिलाफ असंतोष और राष्ट्रीय संप्रभुत्व के नुकसान का अनुभव। तो ये वो प्रमुख कारण हैं जो कि नागरिकता के विकास से संबंधित है। ये विल किमलिका ने दिया है। अब विल किमलिका की बात की जाए तो जैसे अभी मैंने बताया कि वो बहुसंस्कृतिवाद से रिलेटेड हैं और बहुसंस्कृतिवाद पे उनका बहुत सारे काम हैं और उनकी बुक जो है वो उससे संबंधित क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर उन बुक्स को डिस्कस करूँगा। सबसे पहला है उनका मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, ये रिपीट हुआ है, अ लिबरल थियरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। इसके अलावा इनकी अगली किताब है द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी कल्चर्स, ये 1995 में प्रकाशित होती है। इसके अलावा है पॉलिटिक्स इन दी वर्नकुलर नेशनलिज्म मल्टीकल्चरलिज्म एंड सिटीजनशिप, ये 2001 में पब्लिश होती है। इसके अलावा जस्टिस इन इमिग्रेशन, ये 2015 में प्रकाशित होती है। तो ये तमाम किताबें विल किमलिका से रिलेटेड है, इन्हें आप नोट करें और याद करें। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम नागरिकता के स्वरूप यानी कि टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो सबसे पहला है तटस्थ नागरिकता या फिर न्यूट्रल सिटीजनशिप। अब ये क्या है इसे हम समझते हैं। तो इसके अंतर्गत नागरिक अधिकारों और दायित्वों के हकदार होते हैं। इनका कहना है कि जो पर्टिकुलर न्यूट्रल सिटीजनशिप के अंतर्गत आता है उसमें क्या है कि नागरिक जो हैं उनको अधिकार और दायित्व के वो हकदार होते हैं, उनको मिलता ही मिलता है, भले ही उनके निर्माण में उनकी कोई सक्रिय भूमिका हो या ना हो। ऐसे अधिकार या ऐसे दायित्व जिनके निर्माण में उनकी भूमिका हो या ना हो, लेकिन नागरिक होने के नाते उनको जो है वो अधिकार और दायित्व दिए ही जाते हैं। नागरिक को कुछ विशिष्ट अधिकार होते हैं जो गैर नागरिकों के पास नहीं होते, जैसे कि राज्य में मतदान का अधिकार, ये इनको मिलता ही मिलता है, जबकि विदेशी या फिर जो गैर नागरिक होते हैं उन्हें नहीं मिलता। इसी प्रकार सक्रिय या फिर एक्टिव सिटीजनशिप की बात करें तो नागरिकों को नागरिक के रूप में कुछ दायित्वों का निर्वहन करना होता है, यानी राज्य के वो नागरिक तो हैं, अब इसके साथ ही साथ कुछ दायित्व होते हैं जिसका पालन भी उनको करना पड़ता है। सक्रिय नागरिकता नागरिक मध्यस्थता को विशेष रूप से दर्शाती है। प्रजातंत्र या लोकतंत्र और नागरिकों की भागीदारी से निकटता से जुड़ी हुई होती है। अब प्रजातंत्र या लोकतंत्र की बात की जाए तो उसमें नागरिकों की भागीदारी आपको मुख्य रूप से देखने को मिलती है, तो इसे एक्टिव सिटीजनशिप या फिर सक्रिय नागरिकता माना जाता है। कि लोकतंत्र कैसे चलता है, जनता के द्वारा ही चलता है, जनता ही अपने उम्मीदवार का चयन करती है, अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती है और उन्हीं का वो चयन करती है, और वही जो उम्मीदवार हैं यानी कि जनता ने जिनको अपना प्रत्याशी चुना है और वही उम्मीदवार आगे चलकर शासन सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं और देश को चलाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा एक्टिव सिटीजनशिप का। सक्रिय नागरिकता का विचार जो है वो अरस्तु से जुड़ा हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था। आगे हम बढ़ते हैं। सिविल रिपब्लिकन सिटीजनशिप यानी कि नागरिक गणतांत्रिक नागरिकता। ये एक ऐसी संवैधानिक सरकार है जो प्राधिकार यानी कि अथॉरिटी के मनमानेपन को रोकने के लिए शक्ति की भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कोई भी प्राधिकार या अथॉरिटी के मनमानेपन को रोकने के लिए एक शक्ति की भागीदारी के सिद्धांत को ये जो है वो अपनाता है, यानी इसको वो सर्वोपरि मानता है कि कोई भी राज्य के अंदर जो है अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। इससे रिलेटेड जो थिंकर हैं उनको मैं यहाँ पे मेंशन किया है, ये इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि क्विंटन स्किनर। इन्होंने जो विचार दिया है वो है स्वतंत्रता की गणतांत्रिक संकल्पना, रिपब्लिकन कॉन्सेप्ट। ये जो है ये स्किनर ने दिया है, ये आप अपने दिमाग में बिठा लें। इसके अलावा
फिलिप पैटिट जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, जॉन पैकॉक जो हैं इससे जुड़े हुए हैं, हन्ना आरेंट भी जो हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा हन्ना आरेंट की बात करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हन्ना आरेंट ने सर्व अधिकारवाद का कॉन्सेप्ट दिया है, ऑन वायलेंस का कॉन्सेप्ट दिया है। इसके अलावा वीटा एक्टिवा ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। अगर हन्ना आरेंट की बात करें तो हन्ना आरेंट के ऊपर मैंने डिटेल्ड में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने इसे नहीं देखा है इस वीडियो को, तो मैं जो है आपको आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, या फिर आप हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप हन्ना आरेंट के ऊपर देख सकते हैं वीडियो, जहां पर मैंने उनके सर्व अधिकारवाद, ऑन वायलेंस, वीटा एक्टिवा, इनका ये जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मातृक नागरिकता, मैटरनल सिटीजनशिप। मातृक नागरिकता के अनुसार महिलाओं को पुरुषों द्वारा तय की गई राजनीति में उनकी शर्त पर शामिल नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर पुरुष का जो वर्चस्व समाज के ऊपर है उसको दर्शाया गया है कि पुरुष समाज के अंतर्गत क्या होता है कि पुरुष महिलाओं के ऊपर जोर ज़बरदस्ती से दबाव डालते हैं, और राजनीति में भले महिला ही शामिल हो लेकिन जो काम होते, जो निर्णय होते हैं वो पुरुष के द्वारा लिए जाते हैं। तो उसकी वकालत की गई है कि यहाँ पर राजनीति में पुरुष जो चाहता है उसे नहीं होना चाहिए, बल्कि महिलाएं जो हैं वो अपने तरीके से काम करें। महिला क्या करें, वो अपनी विशिष्ट दक्षता और हितों का महत्व देना चाहिए। महिलाएं खुद अपने निर्णय ले सकती हैं और अपनी दक्षता, अपनी क्षमता के अनुसार वो कार्य कर सकती है। इससे जुड़े हुए जो थिंकर हैं वो हैं कैरोल गिलिपिन। इनकी महत्वपूर्ण जो विचार है या कॉन्सेप्ट है वो है एथिक्स ऑफ केयर। इसके अलावा जीन इल्स्टन हैं, सारा रुडिक हैं, ये किससे जुड़ी हुई हैं, ये मैटरनल सिटीजनशिप से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा सिवितास सिना सफ्रीगो, ये जो ग्रीक वर्ड है इसका मतलब होती है ऐसी नागरिकता जिसमें मताधिकार ना हो। ये इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, हो सकता है ये आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अब हम यहाँ पर नागरिकता से संबंधित जितने महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको मैंने बहुत रिसर्च के बाद एक एक फैक्ट को यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछ लिया जाए। तो सबसे पहला फैक्ट हमारा है वो है रॉन वॉट से रिलेटेड है। इन्होंने सक्रिय और समान लिंग नागरिकता की बात की है, यानी अनएक्टिव एंड सेक्सुअल सिटीजनशिप की बात किसने करी है, वो रियान वॉट हैं। इसके अलावा प्लूटर्क जो हैं उन्होंने अपने लेख ऑन पनिशमेंट, ये मिस्टेक है यहाँ पे थोड़ी सी, ऑन पनिशमेंट में जो है सुकरात को विश्व के नागरिक का दर्जा दिया है। इसके अलावा विल किमलिका जो हैं उन्होंने नागरिक मानववाद, सिविक ह्यूमनिज्म, इससे भी ये जुड़े हुए हैं। कौन, विल किमलिका। सिविक ह्यूमनिज्म को अरस्तुवादी गणतंत्रवाद कहा है। अरस्तु ने राजनीतिक समाज और नागरिक समाज में अंतर किया है। किसने, अरस्तु ने। नागरिक समाज और राजनीतिक समाज, इसके बीच में अंतर करते हैं कौन, अरस्तु। इसके अलावा मैकियावेली की बात की जाए तो मैकियावेली जो है वो क्लासिकल गणतंत्रवाद में नागरिक सद्गुण के आदर्श की तारीफ की है। इसके अनुसार सरकार का सर्वोत्तम रूप जो है वो गणतंत्र है, जिसमें राज्य सीधे तौर पर जनता द्वारा निर्देशित होता है। मैकियावेली जो है वो किसकी बात करते हैं, नागरिक सद्गुण की बात करते हैं, उनके आदर्शों की तारीफ करते हैं। किसमें, गणतंत्रवाद। अब मैकियावेली दो तरीके की बात करते हैं शासन संचालन के लिए। किसके अंतर्गत, द प्रिंस के अंतर्गत। ये इनकी बहुत फेमस किताब है द प्रिंस के अंतर्गत। पहली गणतंत्रवाद और दूसरा राजतंत्र। गणतंत्रवाद यानी कि लोकतंत्र में क्या बात करते हैं, कहते हैं राज्य के अंतर्गत नागरिक सद्गुण की बात करते हैं।
कि नागरिकों का जो सद्गुण है वो अच्छा होगा, यानी वहाँ के नागरिक अच्छे होंगे। मैकियावेली के अनुसार लोकतंत्र उन्हीं राज्यों में संभव है जहाँ के नागरिक अच्छे होंगे, सभ्य होंगे, वहाँ पर वो लोकतंत्र के अनुसार शासन का संचालन हो। लोकतंत्र ऐसे राज्य के लिए अच्छा मानते हैं। जबकि राजतंत्र की बात करें तो कहते हैं वो कि उस राज्य के नागरिक जहाँ जो दुराचारी होंगे, अच्छे नहीं होंगे, तो वहाँ के लिए जो है वो राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन है। तो उसी की बात यहाँ पर कही गई है कि क्लासिकल गणतंत्रवाद में जो है नागरिक सद्गुण के आदर्शों की तारीफ की है। इनके अनुसार सरकार का सर्वोत्तम रूप गणतंत्र है, जिसमें राज सीधे तौर पर जनता द्वारा निर्देशित होता है। ये प्रीवियस ईयर अगर आप 2000 जहाँ तक है 19 या 20 का आप अगर यूजीसी नेट जेआरएफ का देखेंगे, यूजीसी नेट जेआरएफ, तो ये बोला गया था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि गणतंत्रवाद का सर्वोत्तम रूप, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गणतंत्रवाद का सर्वोत्तम रूप जो है वो कौन सा है, या फिर किसने इसको माना है। तो वो मैकियावेली हैं हमारे। मैकियावेली जो है वो क्लासिकल गणतंत्रवाद को या फिर जो लोकतंत्र है उसको शासन का सर्वोत्तम रूप मानते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे जो विलियम गैलिस्टन हैं, इन्होंने अपनी बुक लिबरल पर्पस जो कि 1991 में प्रकाशित होती है, इसमें उन्होंने उदारवादी नागरिकता के लिए 4 प्रकार के नागरिक सद्गुण की बात करते हैं। सबसे पहला है सामान्य सद्गुण, जिसके अंदर साहस, विधि का पालन, निष्ठा ये शामिल होता है। उसके बाद सामाजिक सद्गुण हैं, जिसमें स्वतंत्रता और दिमाग का खुलापन शामिल है। इसके बाद आता है आर्थिक सद्गुण, जिसमें काम से जुड़ी नैतिकता। और आखिरी है राजनीतिक सद्गुण, इसमें है अधिकारों को पहचानना। इसके अलावा कार्ल मार्क्स की बात की जाए तो उनकी बुक है ऑन द जूविश क्वेश्चन। ये बुक जो है वो 1844 में प्रकाशित होती है। इसमें इन्होंने राइट्स ऑफ मैन और राइट्स ऑफ सिटीजन में जो है वो अंतर करते हैं। किसमें? राइट्स ऑफ मैन और राइट्स ऑफ सिटीजन के बीच में ये अंतर करते हैं। कौन? कार्ल मार्क्स। ये बुक आप याद रखें, ऑन द जूविश क्वेश्चन, ये इनकी बुक है। इसके अलावा अगले हमारे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है या थिंकर हैं वो हैं यास्मीन सोएसल। इन्होंने जो है सार्वभौमिक व्यक्तित्व यानी कि यूनिवर्सल पर्सनहुड की अवधारणा दी है। ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल पर्सनहुड यानी कि सार्वभौमिक व्यक्तित्व का जो विचार है वो किसने दिया है, तो वो है यास्मीन सोएसल। इसके अलावा टीएच मार्शल, मैंने अभी बताया कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनकी बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सामाजिक वर्ग में असमानता की व्यवस्था, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी की बात कही है, यानी कि सामाजिक वर्ग को इन्होंने असमानता की व्यवस्था, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी कहा है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी किससे जुड़ा हुआ है, तो ये टीएच मार्शल से जुड़ा हुआ है। नागरिक एक राजनीतिक समुदाय के स्वतंत्र और समान सदस्य हैं। ये कोटेशन टीएच मार्शल ने दिया है, ये फेमस है, ये पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखना सही समझा। इसके अलावा थॉमस हॉब्स को देखें तो इनके अनुसार जिस नागरिकता का वर्णन किया है थॉमस हॉब्स ने, उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रजा नागरिकता, सब्जेक्ट सिटीजनशिप कहा जाता है या फिर कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हॉब्स ने जिस नागरिकता का विचार दिया या हॉब्स के नागरिक को क्या कहा जाता है, तो उसे प्रजा नागरिकता या सब्जेक्ट सिटीजनशिप उसे कहा जाता है। इसके अलावा सेंट अगस्टिन हैं, इन्होंने दोहरी नागरिकता का विचार दिया है। पहला जो है वो है सिवितास दाई और दूसरा है सिवितास टेरना। क्या चीज़? मैं यहाँ लिख दूँ, शायद आपको यहाँ ना दिखता हो। दोहरी नागरिकता की बात की है उन्होंने। सबसे पहला है कौन? सिवितास देई और दूसरा सिवितास टेरना।
ये कीवर्ड्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, वो यहीं से जो है वो बनते हैं कि इन थिंकर से रिलेटेड इनके जो विचार होते हैं, जो थॉट होते हैं, वो किसी और भाषा में होते हैं। जैसे ये है, अब ये ग्रीक है या जर्मन भाषा में है या फ्रेंच है, इसका देखना पड़ेगा इसको। तो ये वर्ड जो है वो जैसे सिवितास डाई या सिवितास टेरना, ये वर्ड दे दिया गया और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है या किसने इसको ये विचार दिया है। तो ये हमारे सेंट अगस्टाइन से रिलेटेड है, इन्होंने ये विचार दिया है। और ये क्या है, ये दोहरी नागरिकता है कि वहाँ के जो नागरिक थे उनको एक तो सिवितास देई और दूसरा सिवितास टेरना, ये 2 प्रकार की नागरिकता उनको मिलती थी। अब यहाँ पर 5R जो हैं सिटीजनशिप के, उसको हम देखते हैं। ये एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कि सिटीजनशिप के 5R का जो कॉन्सेप्ट है उसे बताइए, या उसका जो फुल फॉर्म है उसे आप बताइए। पहला है आपका राइट्स, दूसरा है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा है आपका रिकॉग्नाइजेशन, और चौथा है आपका रिसोर्स, पांचवा है आपका रेसिडेंस। तो ये 5R हैं सिटीजनशिप से जो कि पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, तो इसे आप नोट करें और याद करें। अब यहाँ पर जो है हम नागरिकता से संबंधित जितने भी सिद्धांत इम्पॉर्टेंट थिंकरों ने दिया है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फैक्ट की बात की जाए तो यूजीसी नेट में जो है आपको फैक्ट बेसिस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दिखते हैं, और कहाँ से पूछ लिया जाए इसकी कोई उम्मीद नहीं होती है। तो इसे हम देखते हैं। सबसे पहले नागरिकता से रिलेटेड जो पहला कॉन्सेप्ट है या सिद्धांत है वो है नागरिकता का बहुलवादी सिद्धांत, प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। ये सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है वी.एस. टर्नर ने। वी.एस. टर्नर ने जो है वो बहुलवादी सिद्धांत की बात करते हैं नागरिकता के अंतर्गत। दूसरा है हमारा बहुआयामी नागरिकता, मल्टीपल सिटीजनशिप, अभी मैंने बताया था। ये विचार जो है वो किसने दिया है, ये बेंजामिन हिटर ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। इसके अलावा अगला है वो है विभेदीकृत नागरिकता, डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप। ये विचार किसने दिया है, ये हमारे मेरियन यंग ने दिया है। इसके अलावा बहुसांस्कृतिक नागरिकता, मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, ये विचार किसने दिया है, ये दिया है विल किमलिका ने। विल किमलिका जो है वो बहुसंस्कृतिवाद से जुड़े हुए हैं और बहुसांस्कृतिक नागरिकता की भी बात इन्होंने की है। अगले हैं हमारे दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप। ये हमारे सेंट अगस्टिन हैं या फिर अगस्टाइन हैं। तो ये वो तमाम विचारक हैं और वो तमाम थिंकर्स हैं जिन्होंने नागरिकता से रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बताना उचित समझा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो भी सिटीजनशिप पे होगी, तो उसके हम सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगी। उसके अंदर मैं डिटेल्ड में डिस्कस करूँगा कि यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीयूटी, पीजी और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और उन्हीं का पूरा निचोड़ जो है उस लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग जो हैं इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और यदि आपने पहली बार इस वीडियो को देखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।